आखिर ये ऑल ऑन 4 इम्प्लांट्स है क्या? कोई इसे ऑल ऑन 4 कहता है, कोई इसे ऑल इन 4 इम्प्लांट्स कहता है, कोई कहता है कि इससे फुल माउथ इम्प्लांट्स किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ों के वजह से कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर मयूर खैरनार, प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। 15,000 इम्प्लांट प्लेस करने के एक्सपीरियंस के बाद और हजारों से ज़्यादा लोगों को फुल माउथ इम्प्लांट्स देने के बाद आज इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ले आया हूँ, ऑल ऑन 4 इम्प्लांट्स आखिर है क्या। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। उसके पहले आप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग टाइप ऑफ बोन्स क्या होते हैं। जैसे जबड़े की हड्डी में अलग अलग बोन क्या होते हैं, कैंटिलीवर क्या होता है, जिसके वजह से आपका सक्सेस ऑल ऑन 4 का कम ज़्यादा हो सकता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑल ऑन 4 के क्या है, और इस ऑल ऑन 4 को ऑल ऑन 6 और ऑल ऑन 8 और ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल के साथ मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। मैं आपको टेरिगॉइड इम्प्लांट्स और इंक्लाइंड कॉर्टिको मैंडिबल इम्प्लांट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, ऑल ऑन 4 की कॉस्ट क्या है, जो सब लोग आप हमेशा हमें पूछते रहते हैं कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के एंड में मैं कॉस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, तब तक जुड़े रहिए हमसे, वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ रहिएगा। आपको वीडियो के एंड में हम पूरी डिटेल्स बताएंगे कॉस्ट पर। आपको इसके पहले ऑल ऑन 4 क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अबंडेंट बोन क्या है, टाइप ऑफ बोन जिसमें मैं कह रहा था। तो अबंडेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो ये मेरे बाजू में जो एक्सरे है ये आपको दिख रहा है, ऊपर और नीचे सब दांत निकाले हुए हैं। ये पेशेंट का जॉ बोन है, ये उसके डेंटल ओपीजी एक्सरे कहते हैं। अब ये एक्सरे को मैं आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, जिसकी वजह से आपको समझना बात इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है ऊपर का जबड़ा जिसे मैक्सिला कहते हैं, ये है नीचे का जबड़ा। अब ऊपर के जबड़े में अंदर की तरफ हमारे पास होता है वो साइनस कैविटी, उसकी और हमारे नोज के पीछे जो होता है वो नेजल कैविटी। अब इस साइनस कैविटी के नीचे अगर हमारे पास अच्छे हाइट में बोन है तो हम इसे कहेंगे अबंडेंट बोन। अब नीचे के जॉ में हमारे पास जो होता है एक नस होती है, वो हर एक में होती है, इसे इंफीरियर एल्वियोलर नस कहते हैं। इस नस के ऊपर जो हड्डी होती है वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तब बहुत ज़्यादा होगी इस तरह से तो इसे अबंडेंट बोन कहते हैं नीचे के जॉ में। तो ये डिफाइन करते हैं कि बोन आपकी कितनी है। अब हम जाएंगे मॉडरेट बोन केसेस में। वैसे इंडिया में अबंडेंट बोन होना बहुत रेयर सिचुएशन है। तो मॉडरेट बोन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है, हमारे दांत निकालने के बाद हम इंडिया में तुरंत दांत रिप्लेस नहीं करते, तो काफ़ी टाइम रुक जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा धीरे धीरे बोन रिजॉर्ब होना चालू हो जाता है। तो ये सिचुएशन आ जाती है। तो हमारे जो साइनस है, जब वो एक्सपांड होने लगती है, दांत निकालते ही वो एक्सपांशन चालू हो जाता है, और एक्सपांड होने के बाद साइनस के नीचे जो हड्डी होती है वो कम हो जाती है, पर आपके जो नेजल कैविटी है वो एक्सपांड नहीं होती है कभी भी। तो वो साइनस कैविटी, तो नेजल कैविटी के नीचे जो बोन होती है वो हमेशा ठीक ठाक होती है, ठीक है, अनलेस आपने बाहर से उससे रिजॉर्व ना किया हो, ठीक है। और नीचे के जबड़े में नस के ऊपर जब हड्डी वो भी कम हो जाती है डेंचर पहनने से या बहुत सारे रीजन के वजह से, तो डेफिनेटली इसे कहते हैं मॉडरेट रिजॉर्ब बोन। अब मैं आपको बताऊंगा सीवियर रिजॉर्ब बोन कब होता है। यूजुअली आप मेरे बाजू में देख सकते हो, ये जो एक्सरे है इसमें देखिए कि इसके पूरे के पूरे बोन गल चुका है। इन्होंने 10 से 12 साल सिर्फ डेंचर पहना है, और डेंचर पहनने के वजह से इनके पूरी जबड़े की हड्डी गल चुकी है। अगर आप जानना चाहते हो कि डेंचर क्यों नहीं पहनना चाहिए, तो डेफिनेटली ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, उसमें आपको वीडियो मिलेगा कि डेंचर क्यों नहीं पहनना चाहिए। ये वीडियो होने के बाद वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम जाएंगे रिजॉर्ब बोन केसेस। सीवियर रिजॉर्ब बोन, इसमें बिल्कुल भी हड्डी नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं होती है, पर ऐसे केस में भी हम पेशेंट्स को दांत दे सकते हैं, वो भी 3 से 5 दिन के अंतर में। तो आपको ये जानना है तो ये कैसे दे सकते हैं, तो एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैंटिलीवर क्या है। तो कैंटिलीवर जानने के पहले चलो हम हमारे जो मुंह में दांत होते हैं उसके नंबर्स दे देते हैं। तो सब दांतों को हमने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया। ये अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। ये सेंटर से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, अपर और नीचे, और हर एक को नंबर दे देता हूँ 1 से 8, 1 से 8। ये हो गया आपका दांत का नंबरिंग सिस्टम। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले वीडियो में सब इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो समझ लीजिए एक सिनेरियो जिसमें 3 मिसिंग टीथ हमें रिप्लेस करना है। कोई पेशेंट कहता है हमें फ़ोन करके कभी कि मुझे एक इम्प्लांट बिठाना है
और जब हम एक्सरे देखते हैं तो पता चलता है 3 दांत बिठाने होते हैं। तो 3 दांत एक इम्प्लांट्स पे कैसे बिठाएं? अगर समझ लीजिए किसी ने ऐसा किया, एक इम्प्लांट डाल दिया, 2 दांत ऐसे ही अनसपोर्टेड रहे, तो ये जो अनसपोर्टेड एरिया है इसे कहते हैं कैंटिलीवर। तो ये कैंटिलीवर, तो डेफिनेटली इस पे जो फोर्स आएगा जिसके वजह से टूट सकता है या इम्प्लांट्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं कैंटिलीवर। अब इस सिचुएशन को सबसे बेस्ट सक्सेस कैसे लाया जाए? तो एक इम्प्लांट के बदले हम इसे 2 इम्प्लांट डालें तो 100% बेस्ट सक्सेस आ सकता है। तो ये सब मैकेनिक्स होता है, इस बायोमैकेनिक्स कहते हैं, और इसे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। आप समझ लीजिए ये 6 दांतों को हमें रिप्लेस करना है, मतलब आधे जॉ को। अगर समझ लीजिए किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 2 इम्प्लांट कर दी ना, मेरे आधे दांत नहीं है। अभी 2 इम्प्लांट समझ लीजिए किसी डॉक्टर ने ऐसे कर दिया जिसमें 6 और 3 नंबर के दांत में इम्प्लांट लगा दिया, 1 और 2 नंबर अनसपोर्टेड है। 1 और 2 नंबर अनसपोर्टेड होने की वजह से डेफिनेटली 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में फ्रैक्चर हो सकता है या इम्प्लांट दोनों फेल भी हो सकता है। ये गलत प्लान है। समझ लीजिए ये अलग सिनेरियो, अगर हमने 6 नंबर और 1 नंबर में लगा दिया, अब ऐसे सिचुएशन में ये 6 और 1 के बीच में जो अंतर है वो इतना बड़ा है कि ये जो 4 नंबर का एरिया है वो बहुत वीक हो जाएगा, वीक फोर्सेस की वजह से, और यहाँ टूट सकता है। तो ये भी गलत सिनेरियो। तो इसे भी एक तरह का कैंटिलीवर कहते हैं, पर ये जो कैंटिलीवर है इसको सस्पेंडेड कैंटिलीवर कहते हैं, जो सेंटर में होता है। तो कैसे प्लान करें? तो एटलीस्ट 4 या 3 इम्प्लांट बिठाना जरूरी है ना। ये 3 है या 4 है ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपके जॉ के हड्डी के ऊपर, आपका बोन का कर्वेचर के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करता है। तो हमेशा डॉक्टर को प्लानिंग करने दीजिए, आप मत करिएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये प्लान होता है। अब मैं आपको कंपेयर कराऊंगा ऑल ऑन 6 क्या है, ऑल ऑन 8 क्या है, ऑल ऑन 4 और ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए जब हमारे बोन बहुत ज़्यादा होती थी, अबंडेंट बोन, जो कि इंडिया में काफ़ी रेयर है, ऐसे केस में बहुत पहले डॉक्टर्स 8 इम्प्लांट डाल देते थे, 2 महीने रुकते थे, 2 महीने रुकने के बाद पेशेंट्स को दाद देते थे। ठीक है, ये ऑल ऑन 8। जैसे जैसे 7 रीजन, मतलब आपके 2nd मोलर और 3rd मोलर रीजन में साइनस नीचे आने लगा, तो डॉक्टरों ने स्टार्ट किया कि 8 के बदले 6 डाल देते हैं और 6 तक, मतलब 1st मोलर तक आपको दांत दे देंगे। तो जो बहुत सही है, 6 मोलर 1st मोलर तक दांत तो देना ही चाहिए, उसके पीछे दांत देना कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, तो ये केस में आप ऑल ऑन 8 और ऑल ऑन 6 का सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि इसमें कैंटिलीवर बिल्कुल नहीं होता। आप देखिए ऊपर का ही कैंटिलीवर नहीं देगा, कोई भी आपको अनसपोर्टेड दांत नहीं दिखेगा। लेकिन कि ये सिर्फ अबंडेंट बोन में सही तरीके से हो सकता है। अगर इसे मॉडरेट बोन होगा जिसमें साइनस एक्सपेंडेड रहता है, वहां पीछे के 2 यहाँ के और नीचे के 2 यहाँ के इम्प्लांट डालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है वो मैं बताता हूँ। नीचे में भी बोन लॉस होता है, ये एरिया बहुत कंसर्न होता है, तो यहाँ पे इम्प्लांट डालना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ऑल ऑन 6 में, स्पेशली मॉडरेट रिजॉर्व बोन केसेस में। अबंडेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये मॉडरेट रिजॉर्व बोन केसेस है, 4 इम्प्लांट तो आराम से डाल दिया, लेकिन पीछे इम्प्लांट डालना डिफिकल्ट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते थे, ऑल ऑन 6 में आपको बहुत रुकना पड़ता था, साइनस लिफ्ट की प्रोसीजर की जाती थी। आप ऊपर देख सकते हो कि किस तरह से साइनस मेम्ब्रेन को धीरे धीरे ऊपर किया जाता है, बोन ग्राफ्ट पुश किया जाता है। बोन ग्राफ्ट पुश करने के बाद एक तो इमीडिएटली प्लेस करें इम्प्लांट्स, या 4 महीने के बाद इम्प्लांट प्लेस करो, इस तरह से। ये होने के बाद फिर आपको रुकना पड़ता था, और 2 महीने के दांत। तो अभी सिमिलरली नीचे देखिए, नीचे भी पीछे हाइट नहीं है, तो इसमें हड्डी नहीं होने की वजह से क्या, समझ लीजिए 6 मिलीमीटर हड्डी है तो इम्प्लांट 8 मिलीमीटर का 10 मिलीमीटर का डालना है सीधा। तो इन्हें क्या करना था, ऊपर हड्डी की पाउडर लगा के, बोन ग्राफ्ट लगा के इन्हें प्रॉपरली रुकना पड़ता था, और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद इसमें इम्प्लांट डाला जाता था। तो ये सब तकरीबन प्रोसीजर 4 से 6 महीना रुकना होता था इसमें, और 4 से 6 महीना रुकने के बाद पेशेंट को दांत मिलते थे। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि काफ़ी टाइम रुकने की वजह से पेशेंट त्रस्त हो जाते थे, बहुत सारी मल्टीपल प्रोसीजर की जाती थी, सर्जरी, उसके वजह से पेशेंट मना कर देते थे। और बोन ग्राफ्टिंग क्या, बहुत सारे स्मोकर्स होने के, रिजेक्ट होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। इसीलिए ऑल ऑन 6 कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लेस पॉपुलर होने लगा, स्पेशली जब बोन रिजॉर्व्ड होने लगा। तो रिजॉर्व्ड होने लगा तो डेंटिस्ट ने सोचा चलो कुछ ऐसा सॉल्यूशन करे कि जल्दी दांत मिल जावे और साइनस लिफ्ट भी नहीं करने की जरूरत पड़े और पीछे बोन ग्राफ्टिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़े। और तब इमर्ज हुआ ऑल ऑन 4 कॉन्सेप्ट, जिसमें पीछे के 4 इम्प्लांट्स, मतलब ऊपर के 2 और नीचे के 2 आखिरी वाले इम्प्लांट्स डालने में कॉन्सेंट्रेशन छोड़ दिया गया। 4 इम्प्लांट्स के ऊपर डॉक्टरों ने प्लान किया कि हम कैसे इन्हें फुल दांत दिए जाए। अब यूजुअली अगर 4 इम्प्लांट हम सीधे डालेंगे तो देखिए कैंटिलीवर
3 दांतों का बढ़ जाता है। आप देखिए ये कैलकुलेशन यहाँ पे है, ये 3 दांतों का कैंटिलीवर ऑलमोस्ट बढ़ चुका है, जैसे 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 ये तीनों बाजू, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन, इन्होंने क्या सोचा, जो आखिरी वाले इम्प्लांट्स है, जो पीछे वाले इम्प्लांट्स है, अगर हम इसे टिल्ट कर दें इस तरह से, तो हम जो कैंटिलीवर है इसे कम कर सकते हैं। तो ये केस में अभी ये कैंटिलीवर कब, अब तकरीबन समझ लीजिए एक दांत तक मौजूद है, पर फिर भी कैंटिलीवर है। तो इन्होंने यही किया, ये जो आखिरी के 2 इम्प्लांट्स है इसे टिल्ट कर दिया 30 डिग्री या 45 डिग्री पे, और पेशेंट्स को दांत दे दी। और पेशेंट को दांत देने के बाद फिर भी इसमें 1 या 2 दांतों का कैंटिलीवर रहा, और इसीलिए ऑल ऑन 4 को आज इम्प्लांट्स को टिल्ट करके डाला जाता है, और इसमें अभी भी कैंटिलीवर हमेशा होता है। तो अब सवाल यह है कि कैंटिलीवर तो हमेशा होगा ही होगा, पर कितना और कितने दांतों का, तो ये कैसे आप पता कर सकते हो? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी साइनस की पोजीशन क्या है, आपके नीचे के हड्डी की क्या सिचुएशन है, आपकी जो मेंटल फोरामेन है जिसमें से नस बाहर निकलती है नीचे, उसकी लोकेशन क्या है, इसी के ऊपर पूरे निर्भर करती है। तो अब मैं ये डिटेल बताऊंगा आपको। तो देखिए ये एक सिनेरियो है जिसमें आपकी जो साइनस है वो फर्स्ट मोलर तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। अब देखिए, और नीचे आपका जो मेंटल फोरामेन है ये भी फर्स्ट मोलर तक एक्सटेंडेड है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो इम्प्लांट है वो फर्स्ट मोलर में बैठेगा 6 तक आराम से। तो ये सिचुएशन में आपको जो मिला वो है मिनिमम कैंटिलीवर, पर ये बड़ा रेयर होता है, बिल्कुल भी ऐसे सिचुएशन बहुत रेयरली होती है इंडिया में, क्योंकि साइनस 6 तक नहीं, हमेशा 4 या 5 तक एक्सटेंडेड होता है ये सिचुएशन की तरह। ये बड़ा कॉमन सिचुएशन है जिसमें हम रेगुलरली दिखता रहता है हमें एक्सरेज में। तो इसमें क्या होता है, आपका साइनस 5 तक एक्सटेंडेड होता है, मेंटल फोरामेन हमेशा 4 और 5 के बीच में होता है, और ऐसे सिचुएशन में इम्प्लांट्स आपके फिर 5 रीजन से एंटर करेंगे टूथ के। तो 5 टूथ के मतलब सेकंड प्रीमोलर रीजन से एंटर करेंगे, तो एक टूथ कैंटिलीवर रहेगा इसमें, तो 100% ये एक टूथ। आप समझ लीजिए साइनस और एक्सपांडेड है, आगे की तरफ एक्सपांड हो गया, ठीक है। अब ये 4 तक एक्सपांड हो गया। अब इम्प्लांट्स जो डालेंगे वो इस तरह से होगा। इसमें अब देखिए 2 टीथ कैंटिलीवर आ गए। तो जितना जितना साइनस आगे जाएगा उतने उतने कैंटिलीवर आपका बढ़ते रहेगा। जितना जितना मेंटल फोरामेन आपका आगे आगे होगा, वो तो खुद में खुद नहीं होता है, वो तो एनाटॉमी होती है, लेकिन उसके ऊपर की हड्डी भी डिफाइन करती है कितना है आप टिल्ट ले सकते हो। तो जितनी ऊपर से हड्डी रिजॉल्व होगी, जितने जितने आपका मेंटल फोरामेन की पोजीशन आगे आगे होगी, उतना उतना आपकी पोजीशन और आपके कैंटिलीवर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है साइनस एक्सपेंशन 4 रीजन तक। अगर समझ लीजिए आपका साइनस एक्सपेंशन 3 तक है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में तो अब हमारे पास तो 3 ही ऑप्शंस है। एक तो हम सीधे स्ट्रेट इम्प्लांट डालें और 3 कैंटिलीवर दे दे, जो बिल्कुल ही मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर कोई डॉक्टर इस तरह से कर रहा है तो 3 कैंटिलीवर विल बी वेरी डेंजरस, तो वो नहीं करना है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम दांत एक नंबर ही कम कर दे, तो इंस्टेड ऑफ 12 दांत आपको 10 दांत या 8 दांतों का सेगमेंट दे दे। लेकिन इसमें लॉस पेशेंट का होगा, डेंटिस्ट भले सिक्योर्ड हो जाएगा लेकिन पेशेंट सही तरीके से खा नहीं पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टीथ कम हो जाएंगे। फर्स्ट मोलर तक दांत रहेंगे तो डेफिनेटली आप 98% बहुत अच्छे से खा सकते हो। और अगर लेकिन 5 या 4 तक हो गए तो आपका चीविंग एफिशिएंसी 60% हो जाता है, टोटली एकदम 50 to 60%, बहुत कम हो जाता है। तो ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। इसके अलावा क्या ऑप्शन होता है ऑल ऑन 4 में? फिर हाँ, ऑल ऑन 4 स्पेशली जब नेजल कैविटी के नीचे हड्डी अच्छी होती है तो 2 इम्प्लांट नेजल कैविटी के नीचे और 2 इम्प्लांट जाइगोमा इम्प्लांट्स डाले जाते हैं। तो जाइगोमा इम्प्लांट्स डालने के वजह से जो कैंटिलीवर जो 3 दांतों का आने वाला था, अगर हम लोग फर्स्ट मोलर तक रिप्लेस कर रहे थे, तो वो कैंटिलीवर जस्ट 1 दांत का हो जाता है 6 तक, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह से प्लान किया जाता है। सिमिलरली जब बहुत ही रिजॉल्व हड्डी होती है तो ऐसे सिचुएशन में स्पेशली नेजल कैविटी के नीचे भी हम इम्प्लांट नहीं डाल सकते, तो हम 2 जाइगोमा इम्प्लांट्स एक साइड पे डालते हैं, इसे कॉर्ड जाइगोमा कहते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी आपको एक कैंटिलीवर तो आना ही आना है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है, आप कितना भी ऑल ऑन 4 करो, ऑल ऑन 4 में अगर आपकी साइनस की कैविटी 6 तक नहीं है, मतलब फर्स्ट मोलर तक नहीं है, तो आपको हर सिनेरियो में कैंटिलीवर आएगा। और कैंटिलीवर हमेशा अच्छा नहीं होता है। हमारा ये गोल होता है कि जितना चाहे उतना मिनिमम कैंटिलीवर में मैक्सिमम काम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल का निर्माण हुआ है। ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल ये एक मॉडिफाइड ऑल ऑन 6 कह सकते हो, जिसमें 6 नंबर ऑफ इम्प्लांट्स मिनिमम डाले ही जाते हैं
और इसमें कोई कैंटिलीवर नहीं होता है। यस दोस्तों, इसमें कोई कैंटिलीवर नहीं होता है क्योंकि ये अलग चीज़ है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। अब क्या होता है देखिए, तो ये आपका जॉ है, ये आप कह सकते हो मॉडरेट रिजॉर्व बोन। आप जितने भी एक्सरे देखे कि उसमें कहीं पे ये एरिया में फोकस ही नहीं किया है। इन्होंने जो भी फोकस किया ये आगे चार दांतों में, चार दांतों में। ऑल ऑन 4 में हमेशा चार आगे ही फोकस किया जाता है, पीछे कभी नहीं। तो पीछे क्यों नहीं? क्योंकि ये टेरिगॉइड एरिया है अपर के जॉ में, और नीचे है जो अच्छी बोन होती है, उसे टिल्ट करके इम्प्लांट भी प्लेस किया जाता है, तो मैं वो बताऊंगा आपको। सो ये जो टेरिगॉइड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ इम्प्लांट प्लेस करने के बाद आपके जो सक्सेस रिजल्ट्स है वो बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, ये ऑल ऑन 4 4 इम्प्लांट्स प्लेस करने के बाद ये टेरिगॉइड इम्प्लांट्स हमने प्लेस कर दिए, और ये नीचे जो प्लेस किया है वो इंक्लाइंड कॉर्टिको मैंडिबल इम्प्लांट्स। ठीक है, अब टेरिगॉइड इम्प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। टेरिगॉइड इम्प्लांट्स बेसिकली पीछे जो टेरिगॉइड बोन में बैठने के बाद आप इतना स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट होता है कि जो साइनस लिफ्ट करने के बाद जो बोन तैयार होता है उससे भी बढ़िया सा एंकरेज या स्टेबिलिटी मिल जाता है टेरिगॉइड इम्प्लांट्स को। नीचे में जो आप जो इंक्लाइंड कॉर्टिको मैंडिबल इम्प्लांट देख रहे हैं, इसमें हाइट देखिए 6 से 8 मिलीमीटर है, लेकिन हम जो इम्प्लांट डाल रहे हैं 10 मिलीमीटर का है, लेकिन वो भी उसकी टिप नैरो है और उसे टिल्ट किया जाता है। टिल्ट करने के वजह से क्या होता है, हम 10-12 मिलीमीटर का इम्प्लांट इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि हम सीधा नहीं डालेंगे। सीधा डालेंगे तो 6 से 8 ही जाएगा, लेकिन टिल्टेड डालेंगे तो 10 से 12 मिलीमीटर जा सकता है, और इजीली पेशेंट को अच्छे से अच्छी स्टेबिलिटी नीचे के जबड़े में और ऊपर के जबड़े में पीछे की तरफ मिल सकती है। तो दोस्तों, ये मल्टी यूनिट अबटमेंट लगाने के बाद इसके ऊपर दांत लगा दिया। अब देखिए, हम दांत तो सिर्फ 6 to 6 देते हैं, मतलब मोलर टू मोलर, फर्स्ट मोलर टू मोलर, मतलब 12 दांत। फिर भी पेशेंट को कोई कैंटिलीवर नहीं है। इसको अगर ऑल ऑन 4 के साथ कंपेयर करें तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब मैं आपको एक बेसिक जस्ट आइडिया बताऊंगा कि कैसे हम इसकी प्लानिंग करते हैं। अब ये है जो साइनस इसकी जो एक्सपेंडेड है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो 3 तक एक्सपेंडेड है, मतलब, और राइट में जो है वो 5 तक एक्सपेंडेड है, आप बोल सकते हो। तो देखिए, मैंने ये कहा ये दोनों जगह अलग अलग हो सकता है। तो ये केस में देखिए इस तरह से प्लान किया गया, और इम्प्लांट प्लेस करने के बाद ये है सिनेरियो, मतलब 3 तक साइनस एक्सपेंडेड होने के बावजूद भी ये केस में कोई कैंटिलीवर नहीं है। आप सोचिए, जहां हम सिर्फ 4 इम्प्लांट डाल सकते थे और 3-3 कैंटिलीवर होने वाला था, यहाँ पे अभी बिल्कुल भी कैंटिलीवर नहीं है। तो दोस्तों, ये है ऑल ऑन 4 और ये है ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल। ये ऊपर और नीचे का आप देख सकते हो। जो ऊपर जो है, जो एक्सरे है, वो उसके पीछे जो दांत है, 2 दांत या 1 दांत, वो दोनों अनसपोर्टेड है, और उसके नीचे कोई इम्प्लांट्स नहीं है। और उसके ऊपर जब फोर्स आता है तो फ्यूचर में कभी ना कभी प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। वेरएस ये जो ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल कॉन्सेप्ट है, जो हम रेगुलरली करते हैं, इस केस में बिल्कुल भी कैंटिलीवर नहीं होने की वजह से इसकी जो सक्सेस और सर्वाइवल रेट वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब देखिए, ये एक केस हमारे पास आया था। ये पेशेंट ने कहा कि उसने ऑल ऑन 4 किया हुआ है। यूके से हमारे पास ये पेशेंट आए थे। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर क्लिक करिए, उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन भी हमने दिया हुआ है। तो ये शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये केस को हमने सही तरीके से सुधारा ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल के द्वारा। हमने जो जो अनसपोर्टेड एरिया उधर इम्प्लांट्स डाल के उनको सपोर्टेड प्रॉपर टीथ दे दिए, और इस तरह से आज ये पेशेंट अनसपोर्टेड टीथ होने से बचे और अच्छी तरह से उनकी ट्रीटमेंट प्लान हो गई। हमारे पास ये मुंबई आए थे और इसकी पूरी ट्रीटमेंट होने के बाद ये आज काफ़ी खुश है। तो ये है बेसिक ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल। अब ये देखिए, ऊपर वाले जो 2 इमेजेस है वो है ऑल ऑन 4, नीचे वाले ABC, दैट इज ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल साइगोमा के द्वारा। अब ये देखिए, ये एक हमारे केस है जो ऊपर है, ये है ऑल ऑन 4 जिसमें साइगोमा डाला गया था। अगर आप देखोगे तो पीछे टेरिगॉइड एरिया में काफ़ी ज़्यादा बोन है। हम इजीली इनको कैंटिलीवर अवॉइड कर सकते थे और इनके जो नंबर ऑफ चीविंग टीथ है वो ज़्यादा भी दे सकते थे। आप देखिए, नीचे के केस में सेम सिनेरियो, हमने ऑल ऑन 4 के बदले ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल किया और टेरिगॉइड इम्प्लांट्स डाल दिया पीछे, और नीचे इंक्लाइंड कॉर्टिको मैंडिबल इम्प्लांट्स डालने के द्वारा हमने उनको कैंटिलीवर पूरा एलिमिनेट कर दिया। तो आपको एक आइडिया आ गया कि ऑल ऑन 4 और ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल में क्या अंतर है। अब देखिए, ये वो सिनेरियो जिसमें बिल्कुल भी बोन नहीं है, ये टोटली रिजॉर्व बोन केस है। मैंने आपको कहा था कि सीवियरली रिजॉर्व बोन केस है। अभी इसमें 2 जाइगोमा एक साइड पे डाला हुआ है, ये आप देख सकते हो। नीचे में भी 1-2 कैंटिलीवर है। ये सब, और कैंटिलीवर होने की वजह से क्या हो रहा है कि पेशेंट को चीविंग सेगमेंट्स कम होने की वजह से पेशेंट सही तरीके से चीव नहीं कर पाएगा। वेयर नीचे वाले जो इमेज है, जिससे ये वाला दिख रहा है आपको,
तो ये है ऑल ऑन बेसल कॉर्टिकल से सीवियर रिजॉर्ब बोन, जो मैंने आपको सबसे पहले एक्स-रे दिखाया था, यही वही पेशेंट है। इनमें 2 जाइगोमा एक साइड पे, 2 ये साइड पे, और पीछे टेरिगॉइड इम्प्लांट्स डालने की वजह से इनका अनसपोर्टेड सेगमेंट बिल्कुल भी नहीं रहा। तो सीवियर रिजॉर्ब केसेस में भी आज कैंटिलीवर को अवॉइड करके हम पेशेंट को फिक्स टीथ दिया जा सकता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ टेरिगॉइड बोन बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन में आप कैंटिलीवर देंगे तो बात अलग है, लेकिन जब होगा और यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बहुत ही खराब बात है। तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, कैंटिलीवर को मिनिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। और नीचे जो किया हुआ है नर्व बाईपास किया हुआ है, इसके लिए काफ़ी विड्थ होनी चाहिए। अगर विड्थ कम होगी तो ये करना लॉजिकल नहीं होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 और ऑल ऑन बेसल इम्प्लांट्स की कॉस्ट क्या है। सो दोस्तों, ऑल ऑन 4, ऑल ऑन 6 और ऑल ऑन बेसल इम्प्लांट की कॉस्ट तकरीबन सेम है। ये तकरीबन आपके हड्डी के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, आप कौन से टाइप के दांत लेने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको अगर ये कॉस्ट प्रॉपरली आपके लिए जाननी है तो आप आपका CBCT एक्सरेज और OPG एक्सरेज हमें भेज दीजिए, साथ में आपके फोटोज भेज दीजिए। और इसकी जो रेंज है वो आप तकरीबन एक जॉ की रेंज 2 से 4 लाख के बीच में वेरी करती है। और अगर आप पूरा फुल माउथ का करना चाहते हो तो आप तकरीबन समझ लीजिए 3,89,000 से लेके ये करीबन 8 लाख तक जा सकता है। ये टोटली निर्भर करेगा आपके बोन कंडीशन के ऊपर। आप जितना जल्दी इसकी ट्रीटमेंट कराओगे फिक्स दांतों के साथ, उतनी कॉस्ट कम लगेगी। जितने जितने आप टाइम लोगे उतनी उतनी ये कॉस्ट बढ़ती रहेगी। सो दोस्तों, ये इस तरह के फोटोज आप ज़रूर हमें भेजिए। आपके चीविंग के, आपके स्माइल करने वाले फोटो आप ज़रूर भेजिए, जिसके कारण हमें पूरी आइडिया मिलेगी आपके दांत कैसे दिख रहे हैं। उसके जानकारी लेने के बाद हम आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आपके दांत फ्यूचर में आ सकते हैं। आप अगर दूर रहते हैं तो हमें फ़ोन करिए, यह हमारी हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करने के बाद हमारी पूरी टीम आपकी सहायता करेगी और वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी, जिसके कारण आप पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड करके आप ट्रीटमेंट लेने यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए उन लोगों के साथ जिनको ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट्स या उनको फुल माउथ इम्प्लांट्स की खोज कर रहे हैं। सो दोस्तों, तब तक हमसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।